नमस्कार। आज हम देखेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जो है मनुष्य के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली शक्ति है, यानी कि एक मार्गदर्शक के रूप में अभिप्रेरणा काम करती है। यानी उदाहरण देख लीजिए, कोई व्यक्ति अपने काम में बार बार असफल हो जाता है तो उसे मोटिवेट या अभिप्रेरित करके उसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है और वह काम में अपना सक्सेस भी हासिल करता है। या कोई बालक है, बार बार परीक्षा में असफल हो जा रहा है तो उसे मोटिवेशन देकर अभिप्रेरणा करके उसको प्रोत्साहन किया जा सकता है और वह एग्जाम में सक्सेस भी हो जाता है। तो आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर और मोशन अर्थात गति करना यानी क्रिया। अभिप्रेरणा व्यक्ति के शरीर का वह आंतरिक शक्ति है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर से आती है अभिप्रेरणा कि हाँ, मुझे उस काम को करना है। मोटिवेट होता है व्यक्ति। अगर वह असफल भी होता है तो अभिप्रेरणा के द्वारा वह सफलता हासिल कर सकता है, जो कि वह उसकी अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है और आंतरिक शक्ति को दर्शाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा एक अहम भूमिका निभाता है और इसका बहुत ही अधिक महत्व है। अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ या सीखने का हृदय कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति मोटिवेट होता है तो वह सीखने का बहुत अधिक प्रयास करता है और सफल हो जाता है अपनी मेहनत के द्वारा। परिभाषा कुछ देखेंगे। गुड का कहना है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। स्किनर का कहना है कि स्कूली पढ़ाई में अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार के लिए उद्दीपन, प्रोत्साहन, प्रबलन और निर्देशन की क्रियाएं आती है। यानी कि अभिप्रेरणा उसको प्रोत्साहन और प्रबलन करता है उस कार्य करने के लिए बालक को। तीसरा है, मैकडूगल का कहना है कि प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्था है जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है, यानी उसे लक्ष्य हासिल करने में सहायक होती है। जॉनसन का कहना है कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो हमेशा सही डायरेक्शन देती है और सही रास्ते पर ले जाती है व्यक्ति को। फिशर का कहना है कि अभिप्रेरणा किसी क्रिया की ओर झुकाव या जोर है जिससे कुछ अंश अभिमुखता एवं निर्देशन का होता है। यानी कि अभिप्रेरणा उस कार्य करने के लिए निर्देशन देता है कि हाँ, मुझे वो करना है, इसलिए यहाँ पर झुकाव कहा गया। उस काम के लिए व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। अब देखेंगे विशेषता क्या है। अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिक बताया गया है क्योंकि इसका संबंध मनोविज्ञान से है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है। यानी व्यक्ति को हमेशा मोटिवेट करता है कि इस लक्ष्य को मुझे हासिल करना है। एक आंतरिक शक्ति है। यह भी इसका अर्थ यही हुआ कि यह व्यक्ति के अंदर से आती है और शक्ति प्रदान करती है उस काम को करने के लिए और एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाती है। अदृश्य शक्ति है। अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता और यह कार्य को करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा मानवीय साधनों से संबंधित है। अभिप्रेरणा प्रायः मानव से ही संबंधित है। यह पशु पक्षी से संबंधित नहीं, उन्हें मोटिवेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उनमें चिंतन और समझ की शक्ति नहीं होती है। अभिप्रेरणा प्रायः मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करती है। मानव की जो इच्छा होती है और उनकी जो आवश्यकता होती है, यह व्यक्ति को अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।
अभिप्रेरणा एक अनंत, निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, ये रुकती नहीं है। अभिप्रेरणा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की एक आवश्यकताओं की संतुष्टि होने पर दूसरी आवश्यकता खुद ही जागृत हो जाती है, यानी कि एक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो दूसरा लक्ष्य हासिल करने को वो तैयार हो जाता है। एक लक्ष्य पूरे करने के बाद उसमें दूसरी आवश्यकता आती है और उसे भी हासिल करने का प्रयास करता है, और वह अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होकर उसे आसानी से हासिल कर सकता है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक है। अभिप्रेरणा में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष निहित होते हैं। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है तो उसके समझ दो पक्ष आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यानी उसके मन में यह चलती है कि हाँ, जैसे एग्जाम को ले लीजिए, तो परीक्षा जब व्यक्ति देता है या बालक देता है तो उसके समझ दो आते हैं। एक तो उसे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, एक लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो इसलिए दो पक्ष यहाँ पर आते हैं। व्यवहार का निर्देशन। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार का निर्देशन करता है और उसे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उचित मार्गदर्शन और निर्देशन देता है कि हाँ, वह तुम लक्ष्य हासिल कर सकते हो। अभिप्रेरणा ही उसे जागृत करता है अंदर से। लक्ष्योन्मुख। अभिप्रेरणा लक्ष्योन्मुख होती है, जो कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य प्राप्त कराने में सहायक होती है। यानी कि उसका जो लक्ष्य होता है व्यक्ति का, जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वो अभिप्रेरणा उसे उस रास्ते वहाँ तक उसे ले जाती है और वह सफलता भी हासिल करता है। अभिप्रेरणा के कारक। अभिप्रेरणा में मुख्य रूप से दो कारक होते हैं, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक। यह व्यक्ति को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी कि शारीरिक से भी वह करने के लिए प्रयास करता है और मानसिक रूप से भी, यानी दोनों में वो मेहनत करता है, दिमाग भी लगाता है और अपना शारीरिक शक्ति भी लगाता है उस काम को करने में, तभी वह सफलता हासिल करता है। अधिगम का राजमार्ग है, यानी सीखने का यह रास्ता है। राजमार्ग मतलब रास्ता और अधिगम का मतलब हुआ है यहाँ पर सीखना। अभिप्रेरणा अधिगम का रास्ता होता है, यह व्यक्ति को सीखने के लिए हमेशा प्रोत्साहन देता है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय भी माना गया है। यह व्यक्ति को सीखने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है तथा उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। अगला है हमारा अधिगम प्रेरणा पर आधारित होता है। अधिगम में प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा सीखने के लगभग सभी सिद्धांत अभिप्रेरक द्वारा प्रेरित अनुक्रियाओं पर आधारित होती है। अधिगम मनोविज्ञान की भाषा में प्रेरक को उद्दीपक कहा जाता है। प्रेरक का उद्दीपक। चयनात्मक प्रकृति। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक होती है, अर्थात अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित प्रतिक्रियाएं ही करता है। यानी कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति किसी चीज का चयन करता है, तभी वह उस तक पहुंच सकता है। बिना चयन किए वह अपना रास्ता पे जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है वहां तक पहुंचना असंभव होता है। अब देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है। मैस्लो ने क्या कहा है, थॉमसन ने क्या कहा है, उसे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसे अनेक भागों में वर्गीकृत किया है। मैस्लो ने दो भाग में बांटा है, एक जन्मजात अभिप्रेरणा यानी कि व्यक्ति के जन्म से होता है, और अर्जित अभिप्रेरणा यानी कि उसने वो वातावरण में अर्जित किया है। तो पहले जन्मजात अभिप्रेरणा देखते हैं। ऐसी अभिप्रेरणा जो बालक में जन्म के समय से ही विद्यमान रहता है, यानी कि वो बचपन से ही उस चीज़ को सीखा है और कहीं बाहर से नहीं दिया जाता। इस तरह का मोटिवेशन वो खुद प्रकृति से सीखा है, जैसे भूख लगना, प्यास, नींद, सुरक्षा की आवश्यकता आदि, ये सब जन्मजात होती है। अर्जित अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत वे सभी अभिप्रेरणा आते हैं जिन्हें व्यक्ति वातावरण से अर्जित किया है, यानी कि वहाँ पर वह रहकर
सीखा है, जैसे आदत, रुचि, कोई काम करने का ढंग आदि। थॉमसन ने भी 2 भागों में बताया है, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा है जो प्रकृति से प्राप्त किया हुआ अभिप्रेरणा है। यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा जो बालक को जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं, जैसे भूख लगना, ये व्यक्ति की नेचुरल मोटिवेशन है। प्यास, नींद, सुरक्षा आदि। अब देखेंगे कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अतिरिक्त वह अभिप्रेरक जो वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति में उत्पन्न होता है, यानी कि उसने वातावरण में रहकर सीखा है, यह कृत्रिम अभिप्रेरणा कहलाता है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा की संतुष्टि हो जाने के बाद व्यक्ति में सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान आदि की अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। यानी कि वो समाज में आदर, पहचान बनाने का भी प्रयास करता है। अन्य मानव वैज्ञानिकों ने क्या कहा, उनका भी देख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में भी बांटा है उन्होंने। आंतरिक अभिप्रेरणा का तात्पर्य उन आंतरिक शक्तियों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। यह अभिप्रेरणा इतनी सबल होती है कि व्यक्ति को प्रणोदन के लिए प्रेरित करती है और इच्छा पूर्ति व संतुष्टि प्राप्ति के पश्चात यह समाप्त हो जाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा है जब वह जो इच्छा होती है व्यक्ति की, उसकी संतुष्टि मिल जाती है, वो प्राप्त हो जाती है, तो वह खुद ही समाप्त हो जाती है। और आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, यानी कि वह अंदर से आती है। बाह्य अभिप्रेरणा का अभिप्राय उस अभिप्रेरणा से है जिसे प्राप्त करना बालक का लक्ष्य होता है। यहाँ व्यक्ति की इच्छा गौण रहती है, यानी कि दूसरा स्थान होता है। कक्षा शिक्षण में या सामाजिक वातावरण में व्यक्ति की प्रशंसा एवं निंदा आदि के कारण से बाह्य अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पर प्रशंसा, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसे उसकी प्रशंसा किया जाता है, तो वह मोटिवेट होता है उस काम को करने के लिए। और यहाँ पर निंदा है, यानी कि व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसे लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा कहा जाता है कि आप ये काम मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं, तो उससे भी वह मोटिवेट हो सकता है और उस काम को करना छोड़ सकता है। छात्रों में नवीन चीज़ों को सीखने हेतु शिक्षक बाह्य अभिप्रेरणा का उपयोग कर सकता है, क्योंकि नई नई चीज़ें बच्चों को सिखाना होता है, इसलिए वह बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य मोटिवेशन का उपयोग कर सकता है। निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा की विशेषता और प्रकार को और उसका अर्थ को हम देखें तो इससे क्या निकलता है वो चीज़ देखते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का रास्ता होता है, यानी कि सीखने का, किसी चीज़ को सीखना और लक्ष्य हासिल करने का एक राजमार्ग के रूप में काम करता है और उस रास्ते पर ले जाकर लक्ष्य हासिल करने में व्यक्ति या बालक को सहायता करता है। जो यहाँ पर आगे देखते हैं, जो व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का रास्ता है और जो व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अभिप्रेरणा मोटिवेशन के द्वारा व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। मैं यह काम कर सकता हूँ और मुझसे यह ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यह नहीं करूँगा, मुझे करना ही है, और वह सफलता भी हासिल करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में।
यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।